कुछ फॉलो करते हैं और वो नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि आप खो गए हो, राइट? तो क्या हुआ? चिन्ह मिला ही नहीं तो इनको चिंता हो गई, साफ-साफ इसमें लिखा तो है। उसके बाद इन बेचारों की गाड़ी भी चली गई। तो फिर ए, ये एक सुनसान ग्रामीण इलाका था। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये ग्रामीण इलाका था। सुनसान तो मैं मान सकती हूँ एक बार कि चलो हम संकरी सड़क पे जा रहे थे, हम किसी से नहीं मिले, हम तेजी से निकल गए। ग्रामीण कहाँ लिखा है परिच्छेद में? परिच्छेद के बाहर 2 सी, बारिश शुरू हो गई थी। बारिश शुरू हो गई थी तो इसलिए वो परेशान हो गए। ऐसा पैसेज ने तो कहीं नहीं लिखा। कहाँ लिखा है? बारिश होने लगी, सड़क देखना मुश्किल हो गया। इन्होंने कहा जॉन गाड़ी धीरे चला लो। चिंता तो नहीं हुई थी इनको। अप्रासंगिक डी, जैसे जैसे गाड़ी वे गाड़ी चला रहे थे ठंड बढ़ती जा रही थी तो इसमें चिंता होगी इनको। इसमें चिंता की क्या बात है अगर ठंड बढ़ रही थी तो? लिखा तो है ठंड बढ़ती गई, बारिश होने लगी, रास्ता देखने में दिक्कत हो रही थी। इन्होंने कहा जॉन गाड़ी धीरे चलाओ। ये तो नहीं कहा कि मुझे चिंता हो रही है, मैं मर रहा हूँ चिंता से। आगे हुआ प्रॉब्लम कि हाँ 20 किलोमीटर के बाद भी वो जगह नहीं मिली तो अब इनको लग रहा है कि हमें चिंता हो रही है, कि हम भटक गए हैं। तो ऑब्वियसली तभी तो चिंता हुई। उनको क्यों परेशानी हुई? क्योंकि उन्हें अपने रास्ता भटक जाने का डर था। हाँ, राइट, ऐसा होता है सबके साथ। उन्हें रास्ता भटक जाने का डर था। अब आप उसके पीछे पड़ गए, जॉन के पीछे पड़ गए कि देखा जॉन कितना बुद्धू था। अरे जॉन को मारिए गोली। आप ये बताइए आपने क्यों ए टिक किया? वो पैसेज के बाहर था। ग्रामीण इलाके वाली बात अप्रासंगिक थी। बारिश के बारे वो डरे पैसेज ने कभी नहीं बोला और ना ही ये बोला। जैसे-जैसे गाड़ी चली ठंड बढ़ती जा रही थी इसलिए उनको चिंता हो गई। हम वही आंसर देंगे जो पैसेज में है। हुँ, गाड़ी धीरे चला रहे थे ऑब्वियसली लेकिन एज़ पर द पैसेज चिंता तभी हुई जब उनको लगा कि हाँ, वो शहर ही नहीं मिला जो मानचित्र पे अंकित था। तो देखिए साफ-सी बात है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ही ये होता है कि समथिंग जो पैसेज में साफ-साफ दी गई है। अगर हमें इसके लिए ज़्यादा सोचना पड़ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। ये बात मेरी हमेशा याद रखिए। अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन पैसेज बेस्ड है तो ऑब्वियसली इसका उत्तर भी सामने साफ-साफ लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को गलत परखा है, फिर ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो नहीं सकता। एज़ सिंपल एज़ दैट। और अगर पीबीक्यू है और आप इस बात से संतुष्ट हैं कि ये पीबीक्यू है, तो आंसर को दिखना ही पड़ेगा सामने। इसमें कोई चॉइस नहीं है। ये तो जॉन के ही पीछे पड़ गए हैं। इन्होंने जॉन का कैरेक्टर असैसिनेशन कर लिया। इसका तो लाइसेंस ही छीन लो भैया। जॉन को भुला दीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ज़्यादा भी नहीं सोच सकती, यही तो सीसैट की ख़ासियत है। कम सोचने से तो दाल गलेगी नहीं और ज़्यादा सोचने से भी दाल जल जाएगी। यहाँ पे हमें बस उतना ही एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है कि पैसेज के आधार पे प्रश्न को हल करना, दैट्स ऑल। यहाँ ज़्यादा कम सोचने की तो बात ही नहीं है। पैसेज पे टिके रहेंगे तो कभी गलतियाँ नहीं होंगी, पैसेज से भटकेंगे तो गलती हो जाएगी, है कि नहीं? तो चलिए इसी बात पे आपके सामने 2021 का पैसेज प्रस्तुत है। वेरी गुड, इट्स एन आईबीक्यू। पूर्व धारणा, धारणा, अनुमान और निष्कर्ष का मतलब आईबीक्यू। देखिए पैसेज। उपेक्षा यानी या तो किसी की बुराई करना, निंदा करना, आलोचना करना, या उपेक्षा का मतलब होता है किसी को नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, यानी उसके साथ अच्छा बर्ताव ना करना। अवहेलना करना।
4। पैसेज क्यों लिखा गया? इंटेंशन देखिए। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो। पोल चला गया, कोई बात नहीं, मैं यही हूं। पैसेज क्यों लिखा गया? 4। 57% सी, बहुत बढ़िया, उल्लेखनीय, लाजवाब, एक्सलेंट, ग्रेट जॉब डन। 20% डी, 18% बी, 6% ए। अभी देखते हैं क्यों। क्वेश्चन था आईबीक्यू, अर्थात पैसेज पे से सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करते हुए एक तार्किक निष्कर्ष बनाना था, एक लॉजिकल उत्तर देना था कि भाई क्यों और क्या है परिच्छेद लिखने के पीछे मुख्य कारण। क्यों लिखा गया है परिच्छेद? क्यों लिखा? वो कौन सा एक मैसेज है जो लेखक आपको देना चाहता है? कौन सा मेन आइडिया है जिसके लिए परिच्छेद लिखा गया? बेकार के आइडियाज की बात नहीं है। परिच्छेद कहता है तथाकथित, यानी जितनों के बारे में हम जानते हैं, वेल नोन धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस समुदाय के संबंध में अगर बात की जाए, तो यदि प्रत्येक व्यक्ति अर्थात हर एक व्यक्ति अपने धर्म का आकलन करेगा, अपने धर्म को जज करेगा, अपने रिलीजन को जज करेगा, तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं है जो गलत है। क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने धर्म को एनालाइज करिए, उसकी आलोचना करिए, आप नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे मेरा धर्म सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, सर्वोत्तम है। ये तो होता ही है भाई, बचपन से वही सीखा है। किंतु किंतु क्या है? किंतु क्या है? किंतु परंतु यदि वे एक दूसरे के धर्म का आकलन करते हैं, अगर अपनी की जगह आपसे कहा जाए कि किसी दूसरे के धर्म को जज करो, किसी पराई के धर्म को आप एनालाइज करके बताओ कि अच्छा है या बुरा है, तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो सही होगी, क्योंकि दूसरे के धर्म की निंदा करना बड़ा सरल है। ये तो भारत में हमेशा ही हो रहा है, हर जगह दुनिया में हो रहा है। आज की डेट में इसराइल पैलेस्तीन का युद्ध, उसका प्राथमिक कारण ही यही है, धर्म के आधार पे भेदभाव, धर्म के आधार पे विभाजन। भारत में क्या हुआ? हरियाणा में जो नूह में हुआ था झगड़ा, हालिया, मणिपुर में जो चल रहा है इतना ज्यादा दंगा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बात धर्म पे आके अटक जाती है, राइट? तो यही बात है कि जब दूसरे के धर्म को जज करने बैठोगे तो हमेशा गलतियां निकालोगे, बहुत आसान है, लेकिन अपने के केस में कभी गलती नहीं निकालोगे। और इसीलिए इसीलिए स्ट्रक्चर वर्ड है संरचना शब्द, रूल नंबर 4, उत्तर हमेशा संरचना शब्द के बाद आता है, की शब्द के बाद आता है, या लास्ट लाइंस में आता है। मैंने हिंट भी दी थी, रूल नंबर हाफ। इसीलिए धर्म के संदर्भ में अगर बात धर्म की जाए, तो संपूर्ण विश्व सही है या संपूर्ण विश्व गलत है, या तो पूरी दुनिया सही है या पूरी दुनिया गलत है। यानी या तो लोग दूसरे को हमेशा गलत मानेंगे या दूसरे को हमेशा सही मानेंगे। कभी उनके बीच में एका नहीं होगा, कभी उनके बीच में यूनिटी नहीं होगी, लोग हमेशा विभाजित हो जाएंगे। और इसीलिए धर्म का तो प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है कि वो लोगों को एकजुट होने नहीं देती। क्योंकि धर्म के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, या तो सारी दुनिया गलत लगेगी या सारी दुनिया सही लगेगी। मेरा धर्म है तो अच्छा है, आपका है तो अच्छा नहीं। आईपीक्यू के हिसाब से इन्फ्रेंस क्या है? ए, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी, फॉलोअर बने बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। सच बताइए, परिच्छेद ने कहा यह बात बोली है बेटा कि धर्म को फॉलो करना इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? ये तो नहीं बताई। बस इतना सा कहा है कि अगर आपको अपने धर्म को जज करने के लिए कहा जाए, तो आप बोलोगे कि सब सही है और दूसरे के लिए बोलोगे सब गलत है। लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा कि हर इंसान को जीवन में कोई ना कोई धर्म फॉलो करना पड़ेगा, अर्थात बिना धार्मिक हुए लोग अपना जीवन नहीं जी सकते। कहाँ लिखा है? बताइए कहाँ लिखा है? लिखा है? मार्गदर्शन करें, आंखें खोले मेरी। नहीं लिखा। यानी जिन्होंने ए टिक किया, परिच्छेद के बाहर से अपने मन से कोई काम किया, और अपने मन से काम करना सी सैट में वर्जित है। मैं तो ये तक कहती हूँ, कई बार बच्चों को, उनको बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगी, कि सी सैट के एग्जाम में जब जाइए, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन वाले सेगमेंट में, दिमाग को दिमाग से निकाल के कहीं ताला करके कर दीजिए बंद। नहीं चाहिए इतना ज्यादा दिमाग।
जितना दिमाग है सारा पैसेज में होना चाहिए। इधर कौन बैठा है, वहां कौन लेटा है, वहां कौन कूदा है, वहां कौन गिर गया, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। योर एंटायर अटेंशन इज द पैसेज राइट नाउ। पैसेज ही आपकी दुनिया है, ना कुछ सही ना कुछ गलत, बस पैसेज ही सब कुछ। और पैसेज ने ऐसा नहीं कहा, इसलिए अपने मन का खेल तो करना कर दो बंद। ए गलत। बी, प्रत्येक व्यक्ति, जिन्होंने बी क्लिक किया उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि ये प्रत्येक क्या है? प्रत्येक क्या है? है ना? रूल नंबर वन था ना? रूल नंबर वन था, एक्सट्रीम वर्ड था। तो जब आप आपके पास रूल्स हैं, जब आपके पास सहायता करने के लिए नियमावली है, तो क्यों हम उसको भूल के सारा टेंशन अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं? टेंशन लेने का शौक कौन सा बहुत अच्छा शौक पाला है आप? ये टेंशन लेना, ज्यादा खुद सोचना, सब अपने ऊपर ले लेना, क्यों? इतनी जिम्मेदारी का एहसास कहां से आ गया रातों रात? नहीं लेना है। जब रूल सामने है तो उसको हटा दो। रूल नंबर वन प्रत्येक रॉन्ग है। रूल नंबर वन टू थ्री फोर तो आपको बेटा याद करने पड़ेंगे। मैं आपसे कभी नहीं कहती कि पिछले 10 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मैं कभी बोलती हूँ किसी और टीचर की तरह कि दिन में रोज 2 घंटा सीसैट करो। मैं कभी किसी बच्चे से बोलती हूँ कि इतनी ज्यादा रीडिंग करो और जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे मैं मदद नहीं कर सकती। मैंने कभी ऐसी कोई बात बोली? गिनती की 4 बातें बोली। रूल्स याद करो, तो वो तो आपको करने पड़ेंगे। हो गई गलती? अब सी, धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या गलत है? लास्ट लाइन, हाफ रूल। इसीलिए धर्म के संदर्भ में संपूर्ण विश्व या तो सही है या संपूर्ण विश्व गलत। इसके पहले वाली लाइन, धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो सही होगी। क्या मतलब? कि धार्मिक संप्रदायों में, धार्मिक सोच में, धार्मिक समुदायों में मनुष्य की एकता को नजरअंदाज करने की, अवहेलना करने की, निग्लेक्ट करने की, उसको कहते हैं खत्म करने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, आदत होती है। क्यों? क्योंकि जब भी धर्म का मुद्दा उठता है तो या तो पूरी दुनिया गलत है या पूरी दुनिया सही है। मैं सही हूं, तुम गलत हो, एकता नहीं होती। दैट्स द मैसेज ऑफ द पैसेज। पैसेज के पीछे वो एक मैसेज जो छिपा है वो यही है कि धर्म लोगों को विभाजित करता है। आप खुद यहाँ पे बोल रहे हो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा धर्म का ही तो है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे कहते हैं मणिपुर में जो हो रहा है वो धार्मिक मुद्दा नहीं है। आपने गलत समझा है, धार्मिक मुद्दा ही है। मैं पढ़ाती हूँ जब सोशियोलॉजी, तो बच्चे कहते हैं मैम ये तो एथनिक वायलेंस है। मैं कहती हूँ नहीं बेटा, ये भी कम्युनल वायलेंस है। किस पे झगड़ा है? कुकी और मीटी के बीच में झगड़ा था। इसमें एक जो आपकी ट्राइब है वो हिंदू ट्राइब है और दूसरी क्रिश्चियन ट्राइब है। मेन मुद्दे की जड़ यही है कि आपने एक को कैसे दे दिया रिजर्वेशन और दूसरे को क्यों नहीं दिया आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट। समझ रहे हो आप? तो जड़ में अगर आप देखो तो धार्मिक मुद्दे ही सबसे ज्यादा हो जाते हैं। कोई भी आप स्टेट का इशू देख लीजिए, है ना? तो इसीलिए एकता नहीं हो सकती। सी इज द राइट आंसर। डी, लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते। कहाँ लिखा है? उल्टा ये है पैसेज का कहना कि लोग दूसरे के धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते। क्या कह रहा है पैसेज पहली लाइन में? अगर हर व्यक्ति को अपने धर्म का आकलन करने के लिए कहा जाए तो वो बोलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है ना जो गलत है, और दूसरे के केस में बोलेगा कि नहीं, कोई भी बात सही नहीं है। अर्थात आप कुछ भी नहीं समझते, ना आप अपना धर्म समझते हैं ना आप दूसरे का धर्म समझते हैं। ये नहीं कह सकते ना कि लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते। ये कहाँ बोला है पैसेज ने? और चलो मैं मान लेती हूँ अगर पैसेज से आपको ये अंदाजा लग भी रहा है, ये भावना आ भी रही है कि चलो लोग अपने धर्म को नहीं समझते, उसके पीछे अंधे हो जाते हैं, ये परिच्छेद का सबसे ज्यादा तर्कसंगत मैसेज है क्या? फिर वही वाली बात। अब आप बोलोगे मैम ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि लोग कहते हैं हमारे धर्म में कुछ भी गलत नहीं है, तो पैसेज का मतलब है कि हाँ लोग अपने धर्म को नहीं समझते। चलो मैंने मान लिया ऑप्शन नंबर डी गलत नहीं है, चलो मैंने मान लिया ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप सही ऑप्शंस को चुनिए? क्या इस क्वेश्चन ने बोला है कि आप एक से अधिक ऑप्शन चुन सकते हैं कि बी भी सी भी सही है डी भी सही है? क्या हमारे पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है? हमें तो एक ही चुनना है। और वो भी क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है सर्वाधिक तर्कसंगत, ये नहीं कहा है। अगर ये सर्वाधिक शब्द ना होता, इसीलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन भी पढ़ना होता है। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर तर्कसंगत पूर्व धारणाएं बना लीजिए, तो ठीक है दोनों सही, सी और डी मैंने मान लिया।
लेकिन ये कहता है सर्वाधिक, सबसे अधिक तर्कसंगत। तो डी के मुकाबले सी तो कहीं ज्यादा अधिक लॉजिकल है कि हाँ, धर्म विभाजन करता है, लोगों में यूनिटी को खत्म करता है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। समझ आई बात की नहीं आई? क्यों? समस्या, परेशानी, दिक्कत, दुख, तनाव, अवसाद, घबराहट, खुशी, संतुष्टि, नाराजगी, आंदोलन, थकान, भूख प्यास, क्या हुआ? ये तो खुशी के आंसू हैं। चलिए, अब थोड़े दुख के आंसू भी बहा लिए जाएं। अगला परिच्छेद काफी मुश्किल है। एक्चुअली परिच्छेद काफी मुश्किल नहीं है, परिच्छेद है काफी सरल। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको इम्प्रूव कर लूंगी, सर्वाधिक कहूंगी। ठीक है, चलिए। ऐसा ही आएगा। ऐसा इसलिए आएगा बेटा क्योंकि ये यूपीएससी के ही तो क्वेश्चंस हैं, ये सैंपल क्वेश्चंस नहीं है। अगर हम सैंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ समय नष्ट होगा। हम तो यूपीएससी के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये आपका लिया गया है, मैं खुद ही नहीं देख पा रही हूँ, इतना मोटा भारी भरकम शरीर हो गया है, खुद ही नहीं दिख रहा कौन से साल का है। ये 2020 का पैसेज, 2020 का पैसेज, यानी सबसे कठिन जो साल क्वेश्चंस आए थे वहां का पैसेज है। लेकिन पैसेज आसान है, पैसेज इज नॉट टफ। क्वेश्चंस और जो ऑप्शन है वो काफी ओवरलैपिंग और घुमावदार है। आजमा के देखिए आपको कैसा लगता है। अभी नहीं है, होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ऐसा है क्या? आपके क्वेश्चन का जवाब मैं ना दे सकी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप एक बार और अपना क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए। आई एम वेरी सॉरी अगर आपको ऐसा लगा तो। कोशिश तो यही रहती है कि सारे के आंसर करूं, कभी कभी कुछ मिस हो जाते हैं बेटा। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पढ़ लिया सबने? वेरी गुड। ओह सॉरी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इट्स अ टीबीक्यू। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बहुत ही बढ़िया। क्रांतिक संदेश, क्रिटिकल मैसेज, और संदेश हमेशा थीम बेस्ड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया।
वांछनीय का मतलब होता है डिजायरेबल। डिजायरेबल, क्या क्या ऐसा करना सही है। सामंगी का मतलब होता है होमोजेनस, एक सी, एक प्रकार की, एक समान। समाविष्ट करने का मतलब कहीं एडजस्ट कर जाना, कहीं अच्छे से रच रच बस जाना। ध्यान से सोचिए, क्या सिखा रहा है पैसेज? क्रांतिक संदेश मतलब क्यों लिखा? कोई बात बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। ध्यान से सोचिए, अपने मन से कुछ मत करिएगा। कुछ तो सिखाता है हर पैसेज, कोई तो सीख मिली होगी, कोई तो सीख ली होगी यहां से। कोई बात नहीं, सीख क्या ली है? लिखा क्यों है लिखने वाले ने? क्रांतिक संदेश, संदेश नहीं, क्रांतिक संदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 30% डी करेक्ट आंसर, 34% ए रॉन्ग आंसर, 20% बी रॉन्ग आंसर, 16% सी अनफॉर्चुनेटली गलत उत्तर, और बहुत सारे तकरीबन 40 बच्चों ने अटेम्प्ट किया नहीं है। तो ओवरऑल मीडियम टाइप का परफॉर्मेंस हो गया। मैं आपको बार बार कह रही थी बच्चे कि अच्छा, ऐसा है क्या? 10th की हिस्ट्री बुक से है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों लिखा गया है परिच्छेद? आपने आपने परिच्छेद से क्या सीखा? परिच्छेद ने आपको क्या सिखाया? देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि इस परिच्छेद से क्या संदेश मिलता है। ये सारे संदेश परिच्छेद से मिलते हैं, मैं मान गई, मैंने बिल्कुल स्वीकार किया। ये सारे संदेश परिच्छेद के हैं, लेकिन हमें संदेश नहीं बताना, हमें क्रांतिक संदेश बताना है। यानी द मोस्ट क्रिटिकल मैसेज। मोस्ट क्रिटिकल मैसेज का मतलब, चाहे मैंने 100 बातें यहां पढ़ी, लेकिन लिखने वाले का उद्देश्य क्या था, वो मुझे क्या बताना चाहता है इतनी ज्यादा बातों में? 100 बात की एक बात, क्या मॉरल सिखा रहा है? ए, किसी विदेशी पादप, पादप यानी पेड़, किसी विदेशी पेड़ को किसी देश में समाविष्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, उस देश की भूमि, धरती और जलवायु दशाएं उपयुक्त होनी चाहिए। ठीक, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। क्या ये परिच्छेद का क्रांतिक संदेश है? क्या ये कहने के लिए इतना बड़ा पैसेज यहां लिखा गया है? स्पेनिश जहाज 16वीं शताब्दी के शुरुआत में पहली बार दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में आलू कंद से उठा के यूरोप में लेके आए, जिससे कि रूल नंबर 3, 19वीं शताब्दी में ये आयरलैंड में भूमि में धान्य फसलों का विश्वसनीय पूर्तिकर बन गया। क्यों बन गया विश्वसनीय पूर्तिकर? इसलिए बन गया क्योंकि आयरलैंड की जो धरती थी, भूमि, और वहां की जो ठंडा मौसम था, यानी जलवायु और बारिश, दोनों ही बातें हैं, जलवायु, ठंडा मौसम, बारिश वाला मौसम, और धरती यानी भूमि, वहां के लिए बिल्कुल सही थी। इसीलिए वो वहां पनप गया और बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर फैलने लगा। तो ये बात तो सभी को पता है कि लंपर को आयरलैंड लाया, और आयरलैंड का जो भी भूमि और जलवायु दशाएं थी, वो बिल्कुल उपयुक्त थी। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये क्रांतिक संदेश कैसे हो सकता है? क्या दिक्कत इसलिए आई थी कि आयरलैंड का मौसम और धरती आलू के लायक नहीं थे? क्या परिच्छेद से हमने ये सीख ली है कि आयरलैंड में आलू के लायक जलवायु और धरती नहीं थी? बताइए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका क्रांतिक संदेश ये है? हाँ, आप, वो बात सही है। आप कह लीजिए कि 16वीं शताब्दी के बाद, 17वीं शताब्दी के पहले, अग्रीड, दैट्स फाइन, चलिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जलवायु और भूमि के संदर्भ में अगर बात करी जाए, तो इस केस में क्या ये इसका क्रिटिकल मैसेज है? क्योंकि आयरलैंड में तो ऑलरेडी वो सक्सेसफुल हो गया, तो इसीलिए ये कैसे हो सकता है क्रांतिक संदेश? खुद सोचियो आप, कैसे हो सकता है? ये बताने के लिए क्यों लिखेगा इतना बड़ा पैसेज लिखने वाला?
है ना? बी, किसी देश के प्रधान खाद्य यानी मेन सबसे प्रमुख खाद्य के रूप में आलू जैसी कंद ट्यूबर वाली फसलें धान्य फसलों का स्थान नहीं ले सकती। हमें कैसे पता? आप कह रहे हो किसी देश में। अब क्या हम किसी देश की बात कर रहे हैं? अब हमने फिर जनरल नॉलेज वाली बात करी है। पैसेज लिखा गया है किसी एक उद्देश्य से। हम कर रहे हैं जनरल नॉलेज वाली कॉमन सेंस की बात कि किसी भी देश में जो प्रधान मेन क्रॉप्स होती हैं, स्टेपल क्रॉप्स होती हैं, उनकी जगह नहीं ले सकते ये कंदी फसलें, राइट? लेकिन हम तो आयरलैंड की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट आयरलैंड, वी आर नॉट टॉकिंग, हम बात नहीं कर रहे हैं दुनिया भर की। तो फिर हम दुनिया भर की बात क्यों करें? ये भी अप्रासंगिक है ना। सी, पादपों पेड़ों के कुछ ऐसे फंगस होते हैं, इन्फेक्शन संक्रमण होते हैं जो बड़े क्षेत्र में फैलने से जिन्हें बाधित किया जाया किया या रोका नहीं जा सकता। उनको ना आप बांध सकते हो ना रोक सकते हो, वो बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। अच्छा, क्या हम कई सारे कवकों की बात कर रहे हैं? क्या पैसेज ने हमको ये सिखाया है कि कोई भी कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिनको फैलने से हम रोक नहीं सकते? हम किसी और फंगस की बात कर रहे हैं या हम इस एक फंगस की बात कर रहे हैं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट की? हमें एक के बारे में पता है, इन्फेस्टेंट के बारे में, कि ये फैल गया था, इसको नहीं रोक पाए उस समय आयरलैंड में। हमें इस बात से क्या मतलब कि कई फंगस होते हैं, कुछ फंगस होते हैं? आई सेड कि पैसेज पे ही अडिग रहना है, बाहर की बात तो करनी नहीं। तो इसीलिए किसी देश के बारे में बात नहीं हो रही, आयरलैंड के बारे में हो रही, पहली बात। कुछ फंगसों की बात नहीं हो रही, एक फंगस की बात है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट की। डी, ध्यान से, किसी सामंगी खाद्य, सामंगी यानी होमोजेनिस, एक समान, यानी किसी बस एक तरह की खाद्य स्रोत, खाने के सोर्स, खाने की जो सामान है, पदार्थ हैं, उन पे निर्भर होना अच्छा नहीं है, वांछनीय, डिजायरेबल नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, एक समझदारी की बात नहीं है। यही तो सीख मिली है पैसेज से। अगर आयरलैंड आयरलैंड के वासियों को ये समझ होती कि सिर्फ एक चीज पे निर्भर होना गलत है, देखिए परिच्छेद से साफ साफ हिंट्स आपको मिल रही है। धान्य फसलों का विश्वसनीय पूर्तिकर हो गया क्या? आलू। आयरलैंड वासी जल्दी ही लगभग पूर्णतः पूरे तरीके से प्रधान खाद्य के रूप में आलू पर निर्भर हो गए। उन्होंने सब कुछ खाना और उगाना बंद कर दिया, वो बस आलू पे निर्भर हो गए। एक बात। दूसरी बात, जैसे ही ये फंगस फैला, इसने बुरे तरीके से इस कंद को खत्म करना शुरू किया, तो क्या हुआ? लास्ट की 3 लाइंस बहुत जरूरी है, रूल नंबर हाफ। क्या लिखा है? लिखा है साफ साफ कि क्योंकि इतने निर्ममता और बुरे तरीके से इन्होंने अपने रास्ते में आने वाले सभी लंपर आलुओं को नष्ट कर दिया, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा मिलियन लोग मर गए भूख से और बाकी के सारे विस्थापित हो गए। उनको अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ा, रिहैबिलिटेशन करना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट हो गया उनका, डिस्प्लेस्ड हो गए, अपनी जगह से रेफ्यूजी बन गए। क्यों? क्योंकि एक ही चीज खाते हो। अगर आप कहते हो मैं चावल ही खाऊंगी और चावल खत्म हो जाए तो क्या होगा? आप या तो भूखे मर जाओगे या आपको कहीं और जाना पड़ेगा, शायद जहां आप चावल उगा सको, वहां तो आप नहीं रह सकते ना। तो क्या सीख मिली? मैंने यही बोला था, क्या सीख मिली पैसेज से? तो पैसेज से सीख यही मिली, पैसेज का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि किसी एक प्रकार के सूत्र पे निर्भर होना अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट अ गुड थिंग। समझ आई बात? इसका मतलब समझने की जरूरत नहीं है। ये एक फंगस का नाम है, एक कवक की प्रजाति है, फाइटोप्थोरा इन्फेसन, इन्होंने नाम दिया है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। कभी भी किसी विशेष तरीके की फंगस, बैक्टीरिया या दफ्तर या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद करने का कोई पॉइंट नहीं है। मैंने पहले भी कहा था बेटा, डेटा यानी आंकड़े और कोई विशेष नाम, कोई व्यक्ति विशेष का या किसी का नेम, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हमें जनरली यहाँ जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो या तो पैसेज की थीम को पूछेंगे कि इसका सार क्या है, या पूछेंगे कि इससे क्या निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। ये इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि परिच्छेद ने किस फंगस की बात करी थी। तो इसलिए ये तो समय की वेस्टेज है, इस पे कुछ भी जरूरत नहीं है ध्यान देने की। क्योंकि हम बोलते हैं ना, जबकि क्रांतिक संदेश क्या होता है, यानी क्रिटिकल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और प्राथमिकता
से क्या बात बताई जा रही है इधर? संदेश तो कोई ना कोई पैसेज देते ही हैं, सारे ही पैसेज देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है संदेश इस पर्टिकुलर पैसेज का? तो यही है कि अगर आप एक ही तरीके की चीज़ खाओगे तो आपके साथ बुरा ही होगा, जो आयरलैंड वासियों के साथ भी हो गया ना। अब ये सारी बातें कौन-सी फंगस थी या आयरलैंड का मौसम या जलवायु का क्या मतलब कंडीशन थी या लोगों ने किस प्रकार से एक ही तरह की फसल उगानी शुरू कर दी, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बोलते हैं कि ऐसा है कि दक्षिण अमेरिका से ये लोग यूरोप आलू ले गए थे, है ना? यूरोप आलू ले गए तो अच्छा है, लेकिन यूरोप में भी आयरलैंड में ये बहुत ज़्यादा सुपर हिट हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों तरीके से मैच कर रहा था। जलवायु के हिसाब से भी सटीक बैठ रहा था और वहाँ की भूमि ने भी काफ़ी सहयोग किया। इस पर्टिकुलर प्रजाति के आलू को उगाने में लंपर आलू, बड़े-बड़े आलू होते हैं जो बृहदाकार किस्म के यानी बड़े-बड़े आलू। लेकिन आनुवांशिक रूप से ये भंगुर होते हैं, यानी ये बहुत ही ज़्यादा जेनेटिक रूप से कमज़ोर आलू होते हैं। इनका जो इनका जो मेकअप होता है, जो इनका एक स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ज़्यादा वीक होता है। यानी ज़रा-सा भी कोई इन्फेक्शन वगैरह आया तो उसमें इनका पनपना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना? हाँ, ये तो होता है, ये होता है। एग्ज़ैक्टली। तो जो भी चीज़ें आपने सुना भी होगा कि बायो जो उस तरह की फसलें नहीं होती हैं आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी मॉडिफाइड फसलें होती हैं, इनके साथ भी यही होता है। जैसे इंडिया में आजकल कस्तूरी कॉटन का बहुत ज़माना चल रहा है, कस्तूरी कॉटन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही है। लेकिन उसके लिए भी ये लोग कितनी मेहनत से मतलब उसमें उसको उगाने के लिए कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और मेहनत चाहिए। पहले बीटी कॉटन चलती थी, जो विदेश से मँगा के हाइब्रिड कॉटन होती थी। इस प्रजाति के जो भी फल होते हैं, जानवरों की बात कर लीजिए आप, जो नामीबिया से लाए गए थे चीते, क्या हुआ उनका? कहाँ लाए गए थे? कूनो में लाए गए थे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में, नहीं पनप पाए। कहाँ पनप पाए? बीमार पड़ते हैं, बार-बार उनकी मृत्यु हो जाती है, लुप्त हो जा रहे हैं, इसलिए नहीं पनप पा रहे क्योंकि बहुत कठिन होता है। एक से दूसरी जगह जब आप कोई चीज़ लेकर आते हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, बात तो आपने सही कही। बिल्कुल। पूर्तिकर? पूर्तिकर हो गया यानी इसने कमी पूरी कर दी। इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया आलू कि बाकी सब खाद्य पदार्थों की कमी ही पूरी कर दी। लोगों ने बाकी कुछ उगाना ही छोड़ दिया, प्रधान खाद्य मान लिया इसको। भाई कोई चीज़ जब बहुत बड़ी तादाद में पैदा होती है, तो फिर लोगों को लाभ होता है उससे। आदतें बन जाती हैं खान-पान की, उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, यही बता रहे हैं। पूर्ति कर, फुलफिल करना, किसी आवश्यकता की पूर्ति करना। आलू ने कर दी थी। लेकिन अब ये लोग सब छोड़-छाड़ के एक ही चीज़ खाने के पीछे पड़ गए। वो तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि कहाँ से आया था ये आलू? आपका कोई स्थानीय जो है क्रॉप तो नहीं थी, बाहर से लाई गई चीज़ थी, तो ज़ाहिर-सी बात थी, ये तो होना ही था। बाहर से लाई हुई चीज़ें पनप नहीं पाती, ठीक है? तो ब्रेक के पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में किसी को? अगर ये समझेंगे कि परिच्छेद क्यों लिखा गया और परिच्छेद से हमने मुख्य सीख कौन-सी ली, तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मैं खुद स्वीकार रही हूँ। वेरी, वेरी टफ। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इसको कोई भी सही करेगा, किसी बैच में नहीं करता। ट्राई कर लीजिए। 2017 सीसैट। हुँ, हो जाता है ऐसा, कोई बात फिर से बात कर लेंगे इसके बारे में, नहीं समझ आया तो। 2017 सीसैट पैसेज, ध्यान से पढ़िए, रूल्स लगाइए, मुश्किल है, कोई बात नहीं, जस्ट ट्राई। डरने की या हिम्मत हारने वाली बात नहीं।
हम्म, संविदागत कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? वेरी, क्यों है आईबीक्यू? सबसे ज्यादा तार्किक, अक्लमंदी वाला, तर्क संगत, लॉजिकल, इन्फरेंस, खुद ही लिख दिया इन्होंने, इन्फरेंस, निष्कर्ष का मतलब इन्फरेंस, आईबीक्यू। पैसेज देख लीजिए एक बार। क्वेश्चंस? रिकॉर्ड बना दिया भाई आपके बैच ने तो। करेक्ट आंसर सी, 50% स्टूडेंट्स हैव गॉन विद सी। क्या करूं मैं? इतनी ज्यादा खुशी के साथ भी क्या कर सकते हैं, नजर उतार देते हैं सबकी। इतना खुश करेंगे तो कैसे जियोगे? सी 50%, मजा आ गया। बी 18%, सी 9%, A 23%, but still very well done. That's brilliant. That's unusually well done. बहुत बढ़िया किया है। अब देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई जिनसे हो गई।
आईबीक्यू था भाई, इन्फेरेंस निकालनी थी। ए, पैसेज आपने देखा थोड़ा भयानक टाइप का था, लेकिन ए कहता है, और एक बार बोल दे दो, रोजगार वृद्धि यानी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, हाँ इकोनॉमी बेस्ड था। रोजगार एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए और समावेशन, किस प्रकार का समावेशन? समावेशन यानी होता है किसी को समावेशित करना यानी इंक्लूड करना। कहते हैं ना कि आर्थिक समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबका विकास हो, सबके प्रति कोई ना कोई हम अ, बढ़ोतरी की बात करें, इंक्लूड करें सबको। तो समावेशन को सुनिश्चित, गारंटी करने के लिए हमें अत्यधिक, बहुत ज्यादा उत्पादक सेवा क्षेत्र की नौकरियां, उत्पादक यानी प्रोडक्टिव जॉब जहां तनख्वाह अच्छी होती है, और वहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रॉपर, पेंशन मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है, पीएफ मिलता है, मेडिकल लीव मिलती है, वो अच्छी नौकरियां होती हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा संगठित क्षेत्र की नौकरियां, फॉर्मल सेक्टर की नौकरियां, व्हाइट कॉलर जॉब। इस तरह की नौकरियों में जो सेवा क्षेत्र की है, तेजी से विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करना आवश्यक है। ये तो पैसेज का सबसे ज्यादा क्रांतिक संदेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसेज ने कहीं पर भी ये लिखा ही, पैसेज कहता है उत्पादक नौकरियां, अच्छी क्वालिटी की जो बढ़िया तनख्वाह देने वाली और बढ़िया फायदे देने वाली जो जॉब्स हैं, वो विकास के लिए बहुत जरूरी है। और अच्छी नौकरी क्या होती है? सबसे अच्छा समावेशन होती है। किसी को अगर आपने समावेशित करना है, उसका भला करना है, तो अच्छा विकल्प है कि उसको नौकरी दे दो, अच्छी नौकरी दे दो, लेकिन बेकार की नौकरी मत दो। मजदूरी करवाओगे, क्या कमा लेगा, क्या फायदा उठा लेगा? नहीं। व्हाइट कॉलर जॉब, हमारी आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु स्ट्रक्चर वर्ड, अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है कि रूल नंबर 3, यदि अगर आपको एग्रीकल्चर में, कृषि में प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति की तनख्वाह, सैलरी, आमदनी अच्छी तरीके से बढ़ानी है, सफिशिएंट करनी है, तो कृषि पे जितने लोग हैं उनकी संख्या को कम करो। डायग्राम बना के बात करें तो भारत में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में सब ज्यादा नहीं कमा रहे, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को कम करना पड़ेगा। लोगों को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको बाहर भेजना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम शुरू होती है कि बाहर कहां भेजेंगे? जहां एक और उद्योग में, इंडस्ट्री में नौकरियां हैं, मौजूद हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र की है सारी के सारी। ऐसी नौकरियां हैं जो बहुत ही कम तनख्वाह देती हैं, कोई उत्पादकता नहीं है उसमें, गैर संविदागत, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं होता, जैसे मेड, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो चालक, सड़क में सब्जी बेचने वाला, ठीक है, दिहाड़ी के मजदूर। ये कैसा पैसा कमा पाते हैं? बेचारे नहीं कमा पाते। तो ऐसी नौकरियों का क्या फायदा, जिनमें कम आय है और कोई सुरक्षा नहीं दी जाती? बीमार पड़े, नौकरी से खत्म। कोविड में क्या हुआ? कोई हित लाभ नहीं दिए जाते। लास्ट लाइंस, रूल नंबर हाफ, इनकी तुलना में सेवा क्षेत्र की नौकरियां बहुत अच्छी हैं। सेवा क्षेत्र, सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, लेकिन इनमें क्या है? नौकरियां ज्यादा रिलीज ही नहीं की जा रही, ज्यादा नौकरियां ही सृजित नहीं की जा रही, तो इंसान इनको भेजे तो कहां भेजे? आप कहते हो एग्रीकल्चर से लोगों को बाहर निकालो तभी भला होगा, कहां निकालोगे? उद्योग में नौकरियां हैं, लेकिन ज्यादातर निम्न उत्पादकता वाली। सेवा अच्छी नौकरी दे सकता है, लेकिन उतनी नौकरी देता ही नहीं। साफ सी बात, तो लोग जाएंगे कहाँ? तो परिच्छेद ने ये तो नहीं कहा है कि अगर हमको लोगों को समावेशित करना है, तो हमको सेवा क्षेत्र की नौकरियों में तेजी से विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। ये एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन परिच्छेद का सबसे ज्यादा लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है। बी, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूजन को गारंटी करने के लिए हमें खेतीहर कामगार यानी गांव में, ग्रामीण में काम करने वाले एग्रीकल्चर लेबर को अत्यधिक उत्पादक विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग। मुझे बताइए कहां पर परिच्छेद ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की है? बताइए। विनिर्माण के बारे में कहीं लिखा है? सिर्फ उद्योग के बारे में लिखा है, कृषि के बारे में लिखा है, सेवा के बारे में लिखा है, किसी चौथे सेक्टर के बारे में तो बात ही नहीं करी। विनिर्माण की बात नहीं हुई है। हुई है तो बताइए। अगर बात ही नहीं हुई विनिर्माण की, तो फिर ये तो बिल्कुल ही परिच्छेद के स्कोप से बाहर था, अप्रासंगिक था। सी, हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ, क्यों बढ़ाएंगे कृषि की उत्पादकता? क्योंकि परिच्छेद ने साफ साफ आपको बोला है कि हमारी आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पे निर्भर है।
अरे अगर आपकी आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पे निर्भर है, तो आप सबको तो बाहर नहीं भेज सकते ना। कुछ ही लोगों को तो वहां से बाहर भेजोगे, सबको तो नहीं भेज सकते। लेकिन आधे से अधिक लोग कृषि पे हैं, तो क्या लॉजिकल निष्कर्ष है कि कृषि की उत्पादकता बढ़ानी तो चाहिए ही चाहिए, जिससे ना कि आधे से अधिक लोगों का तो भला हो, है ना? साथ साथ कृषि क्षेत्र के बाहर, जिनको बाहर भेजना है, बाहर भी भेजना पड़ेगा। बाहर क्यों भेजना पड़ेगा? क्योंकि बाहर के देशों के अनुभव से पता चला है कि अगर कृषि के अंदर पर व्यक्ति, पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति की इनकम बढ़ानी है, तो किसी ना किसी को बाहर भेजना पड़ेगा। कृषि पे जितने लोग निर्भर हैं, उनकी संख्या को कम करना पड़ेगा। यानी चाहे कितने भी लोग निर्भर हो, कुछ को तो बाहर भेजेंगे। कहां भेजोगे आप? तो कृषि को तो उत्पादक बनाओ ही बनाओ। साथ साथ कृषि से हटके जो बाहर के क्षेत्र है, जैसे उद्योग और सेवा, यहाँ पर उत्पादक नौकरियों को तेजी से विकास करो, इसकी परिस्थिति बनाओ, तभी जाके भारत में कुछ हो सकेगा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते सिर्फ बाहर भेज दो। उद्योग में नौकरियां हैं, लेकिन गैर संविदागत नौकरियां बेकार है। सेवा में हो सकती है, लेकिन सेवा में नौकरियां ज्यादा सृजित होती ही नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है? कृषि को तो फायदा करो ही करो, कृषि में तो ग्रोथ लाओ ही लाओ। कृषि के बाहर भी अच्छी उत्पादक वाली नौकरियों को प्रमोट करो, तभी लोगों का भला होगा। डी, बिल्कुल ही अप्रासंगिक। रूल नंबर 2, कृषि में प्रति व्यक्ति, वैसे भी यहाँ एक्सट्रीम वर्ड वाला आभास आ रहा है। प्रत्येक और हर एक एक एक्सट्रीम वर्ड है। प्रत्येक और प्रति व्यक्ति काफी कुछ मिलता जुलता है, वैसे भी रूल नंबर 1 के हिसाब से गलत ही है। प्रति व्यक्ति आय में अगर बढ़ोतरी लानी है, तो उच्च उपज वाली संकर किस्मों की अनुवांशिकत रूपांतरित फसलें, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की शुरुआत करो। कहां लिखा है परिच्छेद में जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स? बिल्कुल अप्रासंगिक। तो डी तो बिल्कुल इलॉजिकल, बी तो बिल्कुल इलॉजिकल है। बी और डी तो आंख बंद करके खत्म कर दो। विनिर्माण की बात भी नहीं हुई, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात भी नहीं हुई। मैं मानती हूं ए और सी में कंफ्यूजन जस्टिफाइड है, लेकिन अगर परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष निकालेंगे, तो क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए सिर्फ और सिर्फ कृषि के बाहर की बात कर रहा है, सिर्फ एक क्षेत्र की बात करता है, सेवा क्षेत्र की, ना ही उद्योग की, ना ही कृषि की। लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही मायने में हल दे रहा है कि अगर आधे से अधिक लोग यहाँ हैं, तो पहले कृषि में उत्पादकता लाओ, उसके बाद कृषि से हट के जो बाहर के क्षेत्र हैं, उनमें उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों को पैदा करो, चाहे फिर वो उद्योग हो, चाहे फिर वो सेवा हो। दैट्स वाई सी इसका सही उत्तर है। इज दैट क्लियर? अब क्या भावना पैदा हो रही है सबके दिल में? थक गए बहुत ज्यादा? सो स्वीट। ओवर स्मार्टनेस कम करनी पड़ेगी। दैट इज सो क्यूट। बाकी किसी का क्या हालचाल है? बहुत थकान हो गई? मिस्टेक तो होगी ही, ये कोई आसान पैसेज थोड़ी ना है, बहुत टेढ़ी खीर है ये। वन ऑफ द मोस्ट टफ पैसेजेस था भैया ये यूपीएससी में। थैंक यू सो मच। बहुत मुश्किल पैसेज था, मैं तो पहले ही कह चुकी थी। मुझे तो अभी भी ए ऑप्शन लग रहा है। यही तो यूपीएससी की खासियत है। अभी पिछले वाले में भी कोई भाई साहब वो ऑप्शन डी से संतुष्ट नहीं है, वो कहते हैं डी नहीं अच्छा लग रहा हमें। पैसेज पढ़ के गुम गए, थक गए, है ना? सुसाइड करने का मन कर रहा है। अरे हमारे पैसेजेस हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि मेरे लिए जितने भी 200 बच्चे क्लास में हैं, सब के सब इक्वली प्यारे हैं, मेरे दिल को उतने ही खास हैं। अगर मैं एक का नाम लूं और 10 का नाम लूं और कितनों का ले पाऊंगी 3 घंटे में? 100 का ले पाऊंगी। और जो बाकी का नहीं ले पाई, वो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए। चलो ठीक है, अब ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, ब्रेक ले लो आप, बच्चे बहुत ब्रेक मांग रहे हैं। उनको कोई कह रहा है कि हमें रिचार्ज करने का टाइम दीजिए, हमें हमें चार्ज होना है। डिस्चार्ज हो गए, एनर्जी डिस्चार्ज हो गई भैया। ठीक है, आराम करो। थैंक यू सो मच। 7:15 मिलिए, लंबा सा अच्छा सा प्यारा सा ब्रेक लीजिए, खाइए पीजिए, रिलैक्स होके वापस आइए। लेकिन आइए, जल्दी वापस आइए। कोई डरने की या कोई ये सब सुसाइड वुसाइड वाली बातें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा करेंगे आप सीसैट में, ठीक है ना? मैं हूं यहाँ पे, इसीलिए जल्दी से वापस आइए। इंग्लिश की क्लास आपको बेटा बता दी जाएगी। मेरे पास अभी शेड्यूल फॉर्मली आया नहीं है, लेकिन आई थिंक 3 नवंबर के बाद होने वाली है, जहां तक मुझे पता है। एक बार आपको शेड्यूल मिल जाएगा, 3 के बाद होगी।
अलग ही चीज़ है ये, पता नहीं किसी को अच्छा नहीं लगता, बस एक आप ही को पसंद आता है। तो आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोई कहता है मैथ्स ईज़ी है, कोई कहता है आरसी। आरसी ईज़ी तो नहीं है किसी भी एंगल से, यू आरसी ईज़ी है, यूपीएससी का सीसैट आरसी ईज़ी नहीं है। क्योंकि एक्चुअली ये आरसी है ही नहीं। आरसी तो बस नाम दे दिया है। ये है वर्बल रीज़निंग, अगर सच बताऊँ आपको इसके बारे में, दिस इज़ नॉट आरसी। आरसी ऐसा होता नहीं है बाय द वे। ये वर्बल रीज़निंग कहलाती है, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा कठिन लगती है हमें। आदत और प्रैक्टिस की बात है। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं जल्दी से अपना प्रैक्टिस सेशन। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आरसी वो था जो आपने स्कूल में पढ़ा था, ट्रू। दिस इज प्रैक्टिकली वर्बल रीजनिंग, तभी तो सीसैट में आ रही है। प्योर वर्बल रीजनिंग है। मुझे तो मैथ्स वैसे नहीं पसंद, लेकिन कभी कभी आरसी के कुछ पैसेजेस देख के इतना डर लगता है कि सोचती हूँ इससे बेटर तो मैथ्स कर लिया होता। लेकिन ठीक है, एक स्ट्रैटेजी और तरकीब की बात है। बेसिकली अगर आपको बताऊँ, कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें दिमाग चाहिए या बहुत कठिन परिश्रम चाहिए, नहीं। एक्चुअली पैटर्न काफ़ी फिक्स्ड है, बस पैटर्न से फ़ैमिलियरिटी और थोड़ी-सी रूल्स के साथ प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए। एक ऐसा टाइम आता है, मैं रियलाइज़ करती हूँ जब मैंने 6 साल पहले, 7 साल पहले शुरू किया था। आरसी देखना, आरसी पढ़ाना। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे भी लगता था कि नहीं, ये तो कैसा-सा सब्जेक्ट मैंने चुन लिया है। मतलब ये क्या है? क्या कैसे पढ़ाऊँ? मतलब चलो खुद तो सॉल्व कर भी लिया, मैं कैसे किसी को भी हेल्प कर पाऊँगी इसमें? इसमें क्या हो सकता है? क्या रूल लग सकता है? लेकिन आज ऐसी फीलिंग नहीं आती। हर बार जब यूपीएससी का नया पेपर आता है, मैं देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ हर साल वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। आपको एक हैंग आ जाता है, एक अजीब-सा तरीका हो जाता है, आप बहुत फ़ैमिलियर हो जाते हो और फिर ऑटोमैटिकली आपको लगता है आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है और वो सबके साथ होता है, नॉट विद मी, सबके साथ होता है। आगे भी दूँगी ये। हाँ, अभी नहीं आया होगा बच्चे, इसलिए क्योंकि आज मंडे है और कल था संडे। संडे को होती है सबकी छुट्टी, तो इसीलिए कल का तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज या कल में आ जाए, डोंट वरी। अभी तो बस एक ही हो पाया है, तैयारी भी बिल्कुल बंद है, लेकिन तैयारी रहते जल्दी-जल्दी मुझे अपने सारे देने हैं और दूँगी। कब दूँगी पता नहीं। कई बच्चे करते हैं। मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसमें कंफर्टेबल है उसमें दीजिए। वेडनेसडे को छुट्टी है, क्यों? आपकी छुट्टी क्यों है? कर्नाटका में छुट्टी है, आपकी भी छुट्टी है क्या? नहीं, मैं अटेम्प्ट्स की बात कर रही थी। सीसैट 200 नंबर का होता है। चलिए, बहुत सारी बातचीत हो गई। मैं खुद इतनी बड़ी गप्पे मारने में एक्सपर्ट हूँ। ऊपर से आप लोगों का साथ मिल जाता है, तो हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं। हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत करेंगे कल, अब शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई वाला काम। मुश्किल से 1 घंटा रह गया है, जल्दी-जल्दी प्रैक्टिस करी जाए। आपके भी होंगे, आपको बता दिया जाएगा कब होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। छुट्टी है फिर तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज है आपका, दिख भी नहीं रहा मुझे। सीसैट 2017, ये 17 के तो बड़े पैसेजेस आ रहे हैं। सीसैट 2017 का पैसेज है। अगर आप पूछोगे टफ है या इजी है, तो मैं बोलूंगी पैसेज इजी है, क्वेश्चन बड़ा ही घुमावदार है। आपको मुबारक हो, ये पैसेज ध्यान से पढ़िए और अच्छे से सॉल्व करिए। ऑल द बेस्ट। अच्छा, पीपीटी का मैं पता करती हूँ।
अद्यतन मतलब अपडेटेड, किसी चीज़ को लगातार अपडेटेड रखना, बिल्कुल ताज़ा रखना, करंट रखना। उपेक्षा का मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना, उस पे ध्यान ना देना, नज़रअंदाज करना, नेग्लेक्ट करना। क्वेश्चंस देखते हैं चलिए। वेरी गुड। डेफिनिटली आईबीक्यू है।